नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत के 10 दिन बाद ही प्रदेश में शराब पर राजनीति हो रही है। ज्यादा घमासान बीजेपी में ही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जहरीली शराब रोकने के लिए दुकानें बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी की वकालत कर रही हैं। हालांकि इसी बीच आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर्स को पत्र लिखकर ज्यादा दुकानें खोलने के प्रस्ताव भी मांगे, लेकिन 24 घंटे में ही उसे वापस भी ले लिया। अभी कोई फैसला नहीं किया है सर, और न कुछ तय किया है, निर्णय हुआ है। तथ्य आते हैं, उन पर बात होती है, लेकिन जो भी मैंने फैसला किया था, 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। इसलिए मैं इस मुहिम को अब आगे चलाऊं। ये शुरुआत एक वैचारिक विमर्श की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत का एक ड्राफ्ट बना चुके हैं, तो उसमें हमने वो सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में राजस्व को निकालने के लिए हम मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। मध्य प्रदेश की सियासत बीते 2 दिन से शराब के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नई दुकानें खोलने की वकालत करते हैं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शराब की पैरवी करती दिखाई पड़ रही हैं। सवाल ये उठता है, क्या शराबबंदी के जरिए नेता अपनी सियासी पिच तैयार कर रहे हैं? क्या इस मुद्दे के जरिए बीजेपी में खुद का वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास है? क्या इस मुद्दे को उछालकर लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की जा रही है? वैसे शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री अभी भले ही मौन हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा और उमा भारती दोनों की अलग अलग राय है। वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। संगठन और सरकार दोनों उनकी बात को गंभीरता से लेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने अपना राय रखी, उन्होंने अपनी राय रखी। अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। वेरी पर्सनल कन्विक्शन कि शराबबंदी की जा सकती है, और क्योंकि कई राज्य सफल हो गए हैं, गुजरात में आज तक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और बिहार में भी है। वैसे कांग्रेस भी अब शराब पर होने वाली इस पॉलिटिक्स में कूद गई है। कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया, इससे राजस्व की होगी हानि, लेना पड़ेगा और कर्ज। ये एक उद्योग है जो देता है रोजगार और राजस्व। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है। वैसे सियासत से ज्यादा जरूरी है शराब से जुड़े आंकड़ों पर गौर करना। प्रदेश में 2544 देसी और 1061 अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, जिनसे प्रतिवर्ष तकरीबन 10,500 करोड़ की आय होती है। पिछले कार्यकाल में शिवराज सरकार ने 1427 दुकानों को हाईवे से हटाकर पीछे कर दिया था, जबकि नर्मदा किनारे की 58 दुकानें बंद कर दी गई थी। कि जब प्रदेश के अंदर 50 से ज़्यादा निर्दोष मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब के कारण, तब जहरीली शराब के कांड पर पर्दा डालने के लिए ये सारी बयानबाजी क्यों हो रही है? ये शराबबंदी बीजेपी प्रदेश, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, उसमें की जाती है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। इस मामले में हम उमा जी का समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी यदि नहीं होती तो कम से कम इनको दुकानें तो नहीं बढ़ाना चाहिए। शराब दुकान बढ़ाने का समर्थन करने वाले राजस्थान, गोवा का उदाहरण देते हैं, तो विरोधी गुजरात, बिहार और नागालैंड का। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल वहीं का वहीं है कि कोरोना काल में जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत न हो, तो राजस्व का इतना बड़ा जरिया अचानक कैसे बंद किया जा सकता है? राकेश चतुर्वेदी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जिसमें संगठन में फेरबदल और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के चारों सह प्रभारी सुधांशु त्रिपाठी, संजय कपूर, CP मित्तल और कुलदीप इंदौरा भी शामिल हुए। बैठक में कमलनाथ ने सह प्रभारियों के प्रदेश भर में प्रवास के बाद मिले फीडबैक पर चर्चा की। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन और निकाय चुनाव में मौका दिया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के विधायक, जिलों के प्रभारी और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। नगरीय चुनाव के बारे में जो बैठकें हो रही, इसका उद्देश्य भी ये है कि हम लोग ज़मीन पे, धरातल में जो कहीं कमियां पहले रही हैं उन सबको ठीक करें,
और लगातार आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको आंदोलन के मामले से आक्रामक ढंग से हम लोग उठा रहे हैं। नहीं, जीत एक आधार तो हो गई, जो सबसे अच्छी स्थिति में हो, जीतने वाला हो, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारा कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हो। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगा। इसे लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। 33 दिवसीय बजट सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी और सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण से होगा। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत होगा। साथ ही शासकीय और अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में शासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 फरवरी तक और अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 11 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 267 के तहत दी जाने वाली सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में 16 फरवरी से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में सहयोग देने जबलपुर में मुस्लिम समाज भी सामने आया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करने का अभियान शुरू किया है। मंदिर निर्माण के लिए मंच के सदस्य मुस्लिम परिवारों से भी मंदिर निर्माण के लिए भावनात्मक आर्थिक सहयोग लेंगे। वहीं इंदौर में राम मंदिर निर्माण के लिए लोग बढ़ चढ़कर सहयोग राशि दान कर रहे हैं। शुक्रवार को खजराना मंदिर प्रबंध समिति ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 5,51,000 का दान दिया। ये इंदौर का पहला मंदिर है जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी है। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मनीष सिंह और सांसद शंकर लालवानी ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को ये चेक सौंपा। भिंड में एक लापरवाही देखने को मिली है। मध्य प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी के स्वागत में लगाए गए होर्डिंग से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को ही ढक दिया गया। दरअसल महगांव के पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी को हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चौधरी भिंड पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस स्वागत की तैयारी में चौराहे पर लगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा होर्डिंग्स से ढक दी गई। प्रतिमा के चारों तरफ चतुर्वेदी के स्वागत, वंदन और अभिनंदन के बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर लगा दिए गए। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को पूर्ण रूप से ढक दिया है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे महापुरुषों का अपमान है और नेताओं के अति उत्साह और स्वागत में कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। इंदिरा जी हमारी देश की नेता रही हैं और हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। भोपाल में प्यारे मियां यौन शोषण कांड में पीड़ित की मौत के मामले में जांच अब एसआईटी करेगी। सरकार ने जांच के लिए आईजी दीपिका सूरी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। बता दें कि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें पीड़ित की मौत और उसके अंतिम संस्कार को लेकर परिजनों के आरोप पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में बेटी को हम बचा नहीं पाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये साधारण घटना नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा, सीएम के ओएसडी मकरंद देउस्कर, आईजी भोपाल उपेंद्र जैन और भोपाल कलेक्टर अविनाश लावानिया मौजूद रहे। इधर इस मामले में विपक्ष भी हमलावर है। कमलनाथ ने घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताया है। उन्होंने इस घटना को लेकर एक बार फिर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इस घटना की तुलना हाथरस कांड से की है। मध्य प्रदेश में रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इधर इंदौर में दरिंदों ने एक नाबालिग लड़की को नशे का डोज देकर अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गजनी और अमन नाम के आरोपी 14 नवंबर को नाबालिग लड़की को घुमाने के बहाने ले गए। इस दौरान लड़की को कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी और नशे की हालत में उसे एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़ित को बिंदु दीदी के घर भी ले गए, जहां आरोपियों ने लड़की को ड्रग्स का नशा करवाया और नशे की हालत में दोबारा होटल ले जाकर उसके साथ रेप किया। फिलहाल पुलिस इस मामले में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है। इधर ग्वालियर में एक ठेकेदार ने पड़ोसी महिला को अकेला देखकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी।
महिला जब मुरार थाने पहुंची तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और बाद में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर घटना के 14 महीने के बाद गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। वहीं सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से 3 युवकों ने गैंगरेप किया। तीनों आरोपी नाबालिग को उठाकर ले गए और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थ्री 76 आईपीसी में उसमें कार्रवाई की गई है। उसमें आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और साथ ही साथ ड्रग्स से जुड़े मामले में एक ब्राउन शुगर से जुड़े एक गिरोह को पकड़ा गया है जो कि परदेसीपुरा का मामला है और उसमें हालांकि उसके पास कम मात्रा में ब्राउन शुगर मिला है, लेकिन इसी तौर पे जहाँ बेचता था, जिन लोगों को बेचता था उनकी पहचान की गई है और इसमें आगे भी कार्रवाई की जा रही है। लेदर फैक्ट्री के पास में महिला है, 40 वर्षीय, अपने लड़की के साथ रहती है। उसने कल 4 लोगों पर FIR दर्ज की है। 376D SC/ST लगा हुआ इसमें। श्री कृष्ण पचौरी जो उसके पड़ोस में ही रहता है, उसी के घर के 3 लोग और आते थे, नारायण सिंह गुर्जर और नरेश यादव, लल्लू ठेकेदार। थाना मोतीनगर अंतर्गत अभी एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें कि 3 आरोपी सुल्तान, गगन और रामपुर बालिका को से पूछताछ की गई। उसकी बताए अनुसार FIR दर्ज की गई और आरोपियों को रक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर में साहित्य और संस्कृति को संजोए रखने के लिए 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई। आयोजन में देश भर के प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यकार शामिल हुए। इसमें अभिनेता, पटकथा लेखक पीयूष मिश्रा ने अभिनय की बारीकियां सिखाई। वहीं दूसरी ओर नन्ही कलाकार वामिका पंड्या ने महिषासुर मर्दिनी का पाठ कर सभी का मन मोह लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।